इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आप B1 और B2 जो कि एक ट्रैवल वीज़ा होता है यूएस के लिए, उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है और किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद अप्लाई कर सकेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये कि B1 और B2 में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली जो बी कैटेगरी है ये ट्रैवल वीज़ा की कैटेगरी होती है। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं यूएस तो B1 कैटेगरी, और अगर आप ट्रैवल या फिर मेडिकल के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप B2 कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आप एक साथ दोनों कैटेगरीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, B1 और B2 सेलेक्ट करके। तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपका पासपोर्ट, ठीक है। यूएस का जो वीज़ा है वो कुछ कंट्रीज़ के लिए उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स के लिए आपको देते हैं, और जैसे कि पाकिस्तान हो गया, और अगर आप चाइना से चाइनीज़ हैं तो फिर आपको 10 इयर्स के लिए वो मिलता है। तो आपकी जो मतलब वैलिडिटी है पासपोर्ट की, वो ये आपने ख्याल करना है कि मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका कोई इशू नहीं होता कि आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया तो आपका वीज़ा चला जाएगा। नहीं, आप न्यू पासपोर्ट पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, हैविंग द वीज़ा ऑन ओल्ड पासपोर्ट। और जो सेकंड चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपकी फ़ोटोग्राफ। वो अगर उसकी डायमेंशंस की बात करें तो 2x2 इंचज़ की उसकी लेंथ और विड्थ होनी चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड में हो, और कोशिश करें कि आप प्रोफेशनली फ़ोटो बनाएं। इसके अलावा आपने अपनी एक रेज्यूमी बना लेनी है इंग्लिश में। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर आप जो ही अपनी रिज्यूमी साथ लेकर जाएंगे फ्रंट पेज पर, अगर आपकी रेज्यूमी होगी तो फिर वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होगा उसको हेल्पफुल होगी आपके बारे में जानने में, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड चीज़ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रैवल प्लान। तो ट्रैवल प्लान में नॉर्मली 3 चीज़ें आती हैं, और सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है आपकी फ़्लाइट टिकट्स, ठीक है। आप कब फ्लाई करेंगे और कब लीव करेंगे, और अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल्स, ठीक है। वैसे तो स्टार्ट में आप डमी टिकट्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब डमी टिकट्स का मतलब ये नहीं कि आपने वर्ड में लिखा हो, फाइल में लिखा हो कि माय नेम इज़ दिस और इस फ़्लाइट से मैं ट्रैवल करूँगा। नहीं, प्रॉपर्ली जो उसकी आइटनरी वाली होती है जो कि आप फ़्लाइट एजेंट्स के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में जो सेकंड चीज़ है वो है आपका टोटल ट्रैवल प्लान। अब वो आपने कैसे बनाना है, आपने वर्ड फाइल में चले जाना है, वहाँ पे एक टेबल बनाना है। उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए प्लेस, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड, ठीक है, इन लॉस एंजलिस। फिर उसका आपने एड्रेस लिखना है सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आपने लिखना है कि स्टे, आप किस जगह स्टे करेंगे। आप किसी होटल में स्टे करें तो उस होटल का नाम और नीचे उसका एड्रेस, और फिर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर फोर्थ कॉलम में, ठीक है। आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे लिख देना है, या फिर आप उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आपने फिर ये तो कर लिया, और इसके अलावा फिर आपने अपनी जो डमी मतलब ये है कि booking.com के थ्रू भी होटल की बुकिंग कर सकते हैं, तो वो भी आपने कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने पूरा अपना ट्रैवल प्लान बना लेना है कि आप जितने दिन रहेंगे, ठीक है। और मैं सॉरी एक चीज़ मिस कर गया, वो ये है कि आपने फर्स्ट कॉलम जो है वो प्लेस की जगह उससे पहले एक और कॉलम बना लें। वहाँ पे Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 या 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है। जिस तरीके से आपका वो वहाँ पे ड्यूरेशन हो किसी भी जगह स्टे करने की, वो भी आपने ज़रूर लिख देनी है। और अब ट्रैवल में प्लान में तीसरी जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी इंटेंट टू डिपार्ट। आपके पूरे ट्रैवल प्लान में ये नहीं लगना चाहिए कि आप यूएसए में स्टे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना मैरिड सर्टिफिकेट भी लिखें, तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो ये कि इस इंसान की पैक्ट फैमिली है, इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये वहाँ पे स्टे ना करे, ये डेफिनेटली वापस आएगा, ठीक है। तो मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और इसके अलावा फिर जब आप अपना ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, अगर आप एक ही जगह वहाँ पे स्टे करें जैसे कि न्यूयॉर्क, ओके, अगर आप वहाँ ही 1 मंथ के लिए स्टे करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा ही डाउटफुल ये बात होती है कि यार ये बंदा वहाँ रहेगा या फिर वहाँ से लीव करेगा या नहीं करेगा। तो हमने कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी।
कि मतलब जिससे आपकी इंटेंट ऑफ डिपार्ट है वो वहाँ पे उनको लगे कि ये नहीं, ये बंदा यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी है, पाकिस्तान से हैं, 1 और 2 लाख पर मंथ, अब इस सैलरी में आप अगर यूएस का वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए यहाँ आना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे न्यूयॉर्क की या लॉस एंजलिस की, यहाँ पर होटल का जो स्टे है वो पर डे के हिसाब से 100 प्लस बक्स, 100 प्लस डॉलर्स आपको पड़ता है। तो अगर आप इस सैलरी में यूएस का ट्रिप प्लान करेंगे तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने किस तरीके से प्लान करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करनी है? सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है। और अगर मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो मैंने अप्लाई किया था B1 और B2 कैटेगरी में, ठीक है। तो मैंने शो किया 100,000 प्लस अपनी बैंक स्टेटमेंट। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो वो 40 लाख प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, सही है। तो आपने भी अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लेनी है और कोशिश करें कि आपकी जो मतलब बैंक अकाउंट में मतलब अमाउंट हो वो, अगर पीकेआर में बात करूं तो 40 to 50 लाख प्लस तक हो जाए, क्योंकि डॉलर की जो रेट्स हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो मैं वो आज के हिसाब से बात कर रहा हूं, फिर आप लेटर जो है वो इसको खुद ही अगर आप नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देखें 2025 में, तो फिर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली बढ़ा के जो है ना वो लिखनी है। और इसके अलावा फिर आप कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम कोई घर है या आपके नाम पे कोई कार है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच कर सकते हैं जो कि ऐड होंगे। और इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे तो उनकी बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा के अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिसको आप फॉलो करके अपना DS-160 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। DS-160 फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर, मींस कि उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, झूठ वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2D पॉइंट आप बात करें और उसमें वो सारी डिटेल्स जो है आप केयरफुली फिलअप करने के बाद रिव्यू ज़रूर करें, बार बार रिव्यू करें ताकि कोई गलती का चांस ना हो। फिर आ जाती है बारी जी 6 पॉइंट की, फ़ीस एंड अपॉइंटमेंट। और जब आप DS-160 फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होता है, वो ही फॉर्म एप्लीकेशन नंबर जो है वो लेकर आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। और उसके बाद फिर जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और DS-160 फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर इंटर करेंगे तो फिर वो आपकी डिटेल्स खुद ही फेच कर लेगा। और फिर आपने वहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो फिलअप करने के बाद आप पहुँच जाएंगे उस स्टेप पर जहाँ पे आपने फ़ीस सबमिट करनी है। और इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको फ़ी और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली उसको फॉलो कर सकते हैं, वो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। तो फिर आपने फ़ी पे करनी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फ़ी पे करने के 2 मेथड होते हैं कि आप बाय कैश जाके पे कर सकते हैं, चालान उसका लें और बैंक में जाके, जो कि आई थिंक फिजिबल होता है पाकिस्तान में। और इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी फिर वो फ़ी फ़िलअप कर लें। जो ही आपने फ़ी फ़िलअप की तो फिर वो आपको ले जाएगा अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने वाले पॉइंट पर। अब अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान में ट्रैवल वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं B1 कैटेगरी में, तो उसकी अपॉइंटमेंट की जो डेट होती है वो काफ़ी मंथ्स के बाद, इवन के 1 ईयर के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है। इसी तरह अगर जैसा कि मैंने चाइना में अप्लाई किया था B1 B2 बीजिंग के अंदर, तो मुझे विदिन 1 मंथ ही अपॉइंटमेंट मिल गई थी। और अगर ट्रैवल वीज़ा अप्लाई करते हैं चाइना में तो उसकी विदिन 3 मंथ्स अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो अगर आप किसी और सिटी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आपका वीज़ा है, तो बेटर ये है कि आप उस कंट्री के अंदर अप्लाई कर लें, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लें, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा ताकि आपको अपॉइंटमेंट के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो खैर आप उस स्टेप पर जाके अपॉइंटमेंट अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं डेट और टाइमिंग के हिसाब से जो स्लॉट अवेलेबल हो। और फिर इस तरीके से आपको जो ही अपॉइंटमेंट फ़िलअप करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस फॉर्म्स की आ जाएंगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट की और आपकी डिटेल्स, ठीक है। वो 2 डॉक्यूमेंट आपने लेकर फिर जाना होता है ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट अपने साथ।
और फिर अब जो लास्ट पॉइंट है वो है इंटरव्यू से रिलेटेड। अब इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लेकिन बेसिकली मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि इंटरव्यू में एक्चुअली आपने अपॉइंटमेंट फॉर्म लेकर जाना होता है, और उसके साथ एक अलग वो आपको डॉक्यूमेंट वो वेबसाइट से आप वहीं से डाउनलोड कर लेंगे जो कि आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने आपके पास हैं, जो कि मैंने आपको शुरू से डिटेल में बताए हैं, वो आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है। और फिर इंटरव्यू में फिर वो जनरली क्वेश्चंस होते हैं कि आपका जाने का वहाँ पर्पस क्या है, आप वहाँ जाके कहाँ स्टे करेंगे, फिर आपने कब जाना है और कब आपने वहाँ से वापस आना है, ठीक है। इस किस्म के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मैं आपको डिटेल वीडियो में डिस्क्राइब कर दूँगा नेक्स्ट टाइम। तो ये हो गया जी टोटल स्टेप कि आपने किस तरीके से ट्रैवल वीज़ा B1 अप्लाई करना है। अगर आप B2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या टुगेदर यू वांट टू अप्लाई B1 एंड B2, तो B2 के लिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। एक तो ये है कि इनविटेशन लेटर आपको चाहिए होगा, जो कि आप US में आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है या जिस कंपनी को आप विज़िट करना चाह रहे हैं वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपको उसी कंपनी से फिर रिक्वायर्ड होगा, जो कि US में आपकी ब्रांच कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, जो कि आपको इनविटेशन लेटर देगी। वही आपका फिर ट्रैवल प्लान बनाएंगे कि आप वहाँ आएंगे, आप इस जगह साइट विज़िट करेंगे, फिर नेक्स्ट आपका ये प्लान होगा, नेक्स्ट ये होगा, ठीक है। तो उसी कंपनी के फिर जो है वहाँ पे सिग्नेचर या फिर अटेस्टेशन जो है ना वो आपको पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 लेटर हो गए, और इसके अलावा फिर आपके पास सर्टिफिकेट होगा उस कंपनी का जो कि US में होंगी। वो सर्टिफिकेट अगर आपकी लोकल कंट्री में जो कंपनी है उसकी कोलैबोरेशन है उसके साथ, तो फिर आप लोकल कंपनी का भी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं B2 वीज़ा के लिए। इसके अलावा अगर आप B1 B2 में अप्लाई करेंगे, फिर आपको वही जो मैंने A to Z डॉक्यूमेंट्स आपको बताया 1 to 6 वो आपको साथ लेकर जाने हैं विद दीज एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। तो उम्मीद है सोनियो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।